अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन। कल हम लोगों ने ना ऑर्डर 9 का रूल 9 तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने रूल 10 ऑनवर्ड्स पढ़ना है। और पहले हम लोग जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद ना मैं आप लोग को दोबारा से दिखा दूंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने जो ऑर्डर 5 में चीजें रेफर की थी, बस याद दहानी दिखाने के लिए कि तलबाना किसको कहते हैं, या फिर जो हम लोग किस तरीके से डुअली सर्व्ड समन्स होंगे या नोटिस होंगे, उनको किस तरीके से असरटेन कर सकते हैं और किस किस चीज से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा थोड़ा सा ही काम है, तो मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी एक ही क्लास में। अच्छा, रूल 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स। पहले हम लोगों ने ये देखा था कि कब, अगर एक केस के अंदर यानी कि सूट के अंदर प्लेंटिफ्स कोर्ट में नहीं आए, यानी कि तब था सिर्फ एक प्लेंटिफ, वो कोर्ट में नहीं आया तो उसका सूट हो जाना था डिसमिस। अब यहाँ पे रूल 10 के अंदर ये बात कर रहा है कि जब एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स मौजूद हैं और उन ज्यादा लोगों में से कोई एक नहीं आया या दो नहीं आया, मिसाल के तौर पे अगर 5 टोटल प्लेंटिफ्स मौजूद हैं, तो उन 5 में से 3 तो कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन ये जो बाकी के दो है ना, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे। तो अब इन दो के लिहाज से ये रूल 10 के अंदर उन्होंने बयान किया हुआ है कि किस तरीके से कोर्ट प्रोसीड विद करेगा। ठीक है, where there are more plaintiffs than one and one or more of them appears, यानी कि जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स मौजूद हैं और उनमें से एक या उससे ज्यादा लोग अपेयर हो रहे हैं, एंड द अदर्स डू नॉट अपेयर, और बाकी के जो मौजूद हैं वो अपेयर नहीं हो रहे कोर्ट के सामने, द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपेयरिंग, कोर्ट जितने भी प्लेंटिफ, अगर एक प्लेंटिफ अपेयर हो रहा है तो उसके बिहाफ पे, या फिर अगर एक से ज्यादा अपेयर हो रहे हैं उसके बिहाफ पे, परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे, वो परमिट कोर्ट खुद से ही कर देगा उन प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे जो कि कोर्ट में आ रहे हैं, टू प्रोसीड इन द सेम वे एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स हैड अपेयर्ड, के इस तरीके से वो प्रोसीड करेगा कि सारे के सारे प्लेंटिफ्स आ रहे हैं कोर्ट में, और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, या फिर वो किसी इस तरीके का, इस नौयत का ऑर्डर बना सकता है जो कि कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन यूज करते हुए फेयर तरीके से कोई भी पास कर सकती है। इसमें हम लोग ना ये इस वर्ड की वजह से, इस फ्रेज की वजह से हमारे पास ना डिस्क्रेशन थोड़ी ज्यादा आ सकती है। हो सकता है कोर्ट को अगर ये लगे कि ये जितने भी बाकी के प्लेंटिफ्स थे ना रिमेनिंग, ये अगर कोर्ट में नहीं आ रहे, ये कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट इनकी हद तक उनका सूट ही डिसमिस कर दे, या फिर कोर्ट इनको डिस्पेंस विद कर दे और इनकी जगह पे दूसरे प्लेंटिफ्स का जो भी स्टांस आ रहा है, ठीक है, उस स्टांस को लेके आगे चले, और लास्ट में जजमेंट में बता दे कि ये वाला प्लेंटिफ पहले मौजूद था और अभी ये लास्ट तक हमारे पास नहीं आया, तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जितने भी प्लेंटिफ कोर्ट के सामने मौजूद होंगे, कोर्ट उनके बारे में तो बात करेगा, लेकिन ये जो गैर हाजिर है ना, यानी कि जो लोग कोर्ट के सामने नहीं आए, उनके अंदर कोर्ट की ये डिस्क्रेशन है कि वो किस तरीके से उनके लिए प्रोसीड विद करती है। आगे है रूल 11, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेंट। पहले हम लोगों ने सारे का सारा पढ़ा कि अगर प्लेंटिफ्स एक से ज्यादा हैं और उसमें से गैर हाजिर हो रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। अब हम लोगों ने पढ़ना है अगर एक डिफेंडेंट है, वो एक से ज्यादा हैं लेकिन वो लोग गैर हाजिर हो रहे हैं, तो उनकी हद तक क्या कोर्ट प्रोसीड विद करेगा। वेयर देर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स मौजूद होंगे, एंड वन और मोर ऑफ देम अपेयर, और उनमें से एक या एक से ज्यादा लोग अपेयर हो रहे हैं, एंड द अदर डू नॉट अपेयर, और बाकी के जो हैं वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो रहे, दिस सूट शैल प्रोसीड। अब यहाँ पे मैंडेटरी चीज आ गई है कि सूट शैल प्रोसीड। यहाँ पे अगर आप लोगों ने डिस्टिंक्शन इन 10 और 11 में करना है, तो यहाँ पे था कि द कोर्ट में
परमिट द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे एज इफ ऑल द प्लेंटिफ्स हैड प्ले, यानी कि यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रेशन थी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रेशन नहीं है और यहाँ पे शेल का वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है। द कोर्ट सूट शैल प्रोसीड एंड द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, और कोर्ट ने जब जजमेंट पास करनी है ना, तो उसने उन डिफेंडेंट्स के हिसाब से जो भी उस कोर्ट को लगता है कि ये फेयर तरीका है कि मैं ऑर्डर इसके बारे में ये पास करूं, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेंडेंट्स हु डू नॉट अपीयर, तो वो जो कोर्ट होगा उस टाइम पे उनके लिहाज से कोई ना कोई ऑर्डर पास कर सकता है। कहने का ये मतलब है कि चाहे बाकी के प्लेंटिफ्स आए या ना आए, ये प्लेंटिफ रूल 10 के हवाले से और 11 के हवाले से बाकी के डिफेंडेंट्स आए या ना आए, यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है कि वो बाकी के प्लेंटिफ्स के बिहाफ पे उस सूट को चलाए या फिर उन प्लेंटिफ्स के हिसाब से कोई और ऑर्डर पास करे। लेकिन जो रूल 11 है, इसमें सारे के सारे जितने मौजूद होंगे डिफेंडेंट्स, उनके लिहाज से तो जजमेंट जब प्रोनाउंस होगी उनके लिए तो कोर्ट जो है फैसला करेगी ही करेगी, लेकिन जो बाकी कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हो रहे उनके लिए कोर्ट ने कोई ना कोई ऑर्डर पास करने हैं। और ये मोस्टली क्या ऑर्डर होता है, इनकी हद तक ऑर्डर होता है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग का, और अल्टीमेटली इनके हक के इनके लिए जो होती है वो एक्स पार्टे जजमेंट आती है सिर्फ और सिर्फ इन जो अपेयर नहीं हो रहे कोर्ट में, और जो लोग अपेयर होते हैं उनके खिलाफ वैसे ही जजमेंट आती है जैसे रेगुलर प्रोसीडिंग में आती है। ठीक है, इसको आप लोगों ने ना इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रख लें कि अगर एक प्लेंटिफ है और वो कोर्ट में नहीं आया तो उसका सूट हो जाना है डिसमिस। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो कोर्ट ने अपनी डिस्क्रेशन के ऊपर लेकर चलना है कि वो किस तरीके से बाकी के प्लेंटिफ के बिहाफ के ऊपर उनको इजाजत दे देता है फर्दर चलाने की और सूट को चलाता जाएगा। अगर एक डिफेंडेंट है और वो कोर्ट में नहीं आया तो उसके लिए एक्स पार्टे प्रोसीडिंग होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और वो लोग नहीं आ रहे कोर्ट में, जो नहीं आ रहे, तो जब कोर्ट ने प्रोनाउंस करनी है ना जजमेंट, तो उनके हवाले से कोर्ट ने कोई ना कोई ऑर्डर जरूर पास करना है कि वो नहीं आ रहे थे इस वजह से। और ये मोस्टली कौन सा ऑर्डर पास होता है, ये एक्स पार्टे प्रोसीडिंग वाला ऑर्डर ही इनके हवाले से पास होता है कि ये लोग कोर्ट में मौजूद नहीं है, लिहाजा इनके खिलाफ कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड की है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने रूल 12 के ऊपर, कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग इसके साथ लिख लें ऑर्डर 5 रूल 3 है। हाँ, ऑर्डर 5 रूल 3, उसके अंदर क्या था कि कोर्ट जो है वो अपनी डिस्क्रेशन से किसी भी प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को कह सकती है कि वो इन पर्सन अपेयर हो। तो अब जब हम लोगों ने वहां पे ऑर्डर कर दिया है बतौर जज के आप कोर्ट में इन पर्सन प्रेजेंट हो, अब वो शख्स नहीं आता, तो अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए ये जो हमारे पास है ऑर्डर 9 रूल 12, इसके अंदर वो प्रोसीजर फर्दर दिया गया हुआ है। वेयर अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जहां पे कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हु हैज बीन ऑर्डर्ड टू अपेयर इन पर्सन, जिसको ये ऑर्डर हो चुका है कि आपने इन पर्सन कोर्ट में आना है। अच्छा, इन पर्सन का जब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो थ्रो एजेंट और रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ये सारा कुछ या प्लीडर वगैरह को कंसीडर नहीं करना। इन पर्सन को स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये कहना कि उस बंदे ने खुद कोर्ट में आना है। ठीक है, और अगर वो बंदा खुद कोर्ट में नहीं आएगा तो फिर ऑर्डर 9 रूल 12 का ऑर्डर ना उसके खिलाफ आएगा, चाहे वो फिर प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, जैसा भी केस हो। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन ऑर्डर होगा, दोनों के लिए कॉमनली यूज होगा। डू नॉट अपेयर इन पर्सन और सफिशिएंट और शो सफिशिएंट कॉज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट फॉर फेलिंग सो टू अपेयर, यानी कि वो या तो वो खुद अपेयर नहीं हो रहा या फिर वो सफिशिएंट कॉज नहीं दिखा पा रहा कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं क्यों कोर्ट में नहीं आया था।
he shall be subject to all the provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendant। तो उसके ऊपर वो वाली सारी की सारी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी जो प्लेंटिफ के लिहाज से या डिफेंडेंट्स के लिहाज से मौजूद है ऊपर। हु डू नॉट अपेयर, जो के अपेयर नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर तो यहाँ पर इसको एक प्रोपोजिशन के हिसाब से आ सकता है, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने लिख दिया फॉर गोइंग रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट। तो अगर हम लोग तो इनको सिर्फ एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स और एक से ज्यादा डिफेंडेंट के लिहाज से लें तो हम इसके ऊपर 10 और 11 रूल डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट था जिसको इन पर्सन बुलवाया गया था, तो फिर जो हम लोगों ने ऊपर रूल्स पढ़े हैं ना कि जब प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, यानी कि डिसमिसल ऑफ सूट होगा, प्लेंटिफ नहीं आया। अगर बोथ द पार्टीज नहीं आई तो फिर क्या होगा, तो भी डिसमिसल ऑफ सूट होगा। या फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिफेंडेंट नहीं आया और उसको ड्यूली सर्व हो चुका है और उसके खिलाफ एक्स पार्टे प्रोसीडिंग होगी। तो आपने अपने दिमाग में इन सब को क्लियर रखना है, यानी कि सिर्फ हमारी ये 10 और 11 लिख के बात खत्म नहीं हो जानी, हम लोगों ने पिछले जो है ना उन सबको रेफर करना है। क्यों रेफर करना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कह दिया प्रोविजंस ऑफ फोरगोइंग रूल्स, यानी कि इससे पहले जितने भी रूल्स हैं ना वो वाले सारे, ठीक है। अगर तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात होती सिर्फ 10 और 11 की, तो उन लोगों ने यहाँ पे लिख देना था फोरगोइंग टू रूल्स, ठीक है, टू फोरगोइंग रूल, इस तरीके से कि जो इससे ऊपर वाले दो हैं। लेकिन यहाँ पे अब उन्होंने एंड खुला छोड़ दिया और उसको लिख दिया प्रोविजंस ऑफ फोरगोइंग रूल्स। तो इस चीज को आप थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लें ऑर्डर 9 रूल 2 के बाद ये वाला सेक्शन है, जो कि डे टू डे और ऑर्डर 9 रूल 6 की ऑर्डर 9 रूल 1 सब रूल 1 की क्लॉज ए के बाद ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, एक्स पार्टे डिक्री। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है एक्स पार्टे ऑर्डर। यहाँ पे इसके जरिए हम लोगों ने पढ़ा है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, ऑर्डर 9 रूल 6 का सब रूल 1 क्लॉज ए, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने पढ़ना है प्रोसीडिंग के लिए 6 है और जब डिक्री होनी है उसके लिए 13 है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट के खिलाफ जो एक्स पार्टे डिक्री आई है उसको सेट असाइड करवाना। In any case in which our decree is passed ex parte against our defendant, किसी भी केस में जहां पे जो डिक्री आ गई है एक डिफेंडेंट के खिलाफ और वो एक्स पार्टी है, ही में अप्लाई टू द कोर्ट, वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है, अप्लाई कर सकता है, बाय विच द डिक्री वाज पास्ड, जिस भी कोर्ट ने वो डिक्री पास की है, फॉर एन ऑर्डर टू सेट इट असाइड, यानी कि वो जो एक्स पार्टी डिक्री आई हुई है ना उसको सेट असाइड किया जाए, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन का वैसे टाइटल भी यही होता है, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे डिक्री पास्ट वाइड ऑर्डर डेटिंग फ्ला फ्ला फ्ला, एंड इफ ही satisfies the court that the summons was not duly served। ये देखें इसके अंदर जो एक ग्राउंड है ना 9-13 की एप्लीकेशन का, वो एक ये है कि उसको समन्स ही सर्व नहीं हुए थे ड्यूली सर्व। जब हम लोगों ने ड्यूली सर्व समन का वर्ड पढ़ना है ना तो इसके जरिए हम लोगों ने अगर कोर्ट में इस चीज को प्रूव करना है तो वो जो हम लोगों ने ऑर्डर 5 में पढ़ा हुआ है ना कि रसीदें आएंगी ADTCS की या UMS की, ये किसी का माइक होना प्लीज बंद कर लें। उसके अलावा अखबार इश्तिहार आएगा या फिर हमारे पास जो प्रोसेस सर्वर है उसकी रिपोर्ट आएगी। तो इन सब चीजों को देख के पता चलेगा कि आया कि ये ड्यूली सर्व था या नहीं था। अगर तो ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं कोर्ट की फाइल के अंदर तो फिर क्या होगा, ये चीज ड्यूली सर्व होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज का ऑर्डर तो हुआ हुआ है लेकिन उसकी रेलिवेंट वो चीज मौजूद नहीं है तो इसको फिर नॉट ड्यूली सर्व समझा जाएगा, ठीक है। or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, या फिर 9-13 का दूसरा ग्राउंड कौन सा है कि किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो सका। और सफिशिएंट कॉज में एक चीज बड़ी क्लियर है कि हर वो चीज जो इंसान के अपने बस से बाहर होती है ना वो सफिशिएंट कॉज होती है। इसके अंदर किसी की डेथ भी हो सकती है,
लेकिन ये करीबी रिश्तेदार की होनी चाहिए। उसके अलावा आप हॉस्पिटल में हो सकते हो, लेकिन जब आपने प्ली लेनी है कि मैं हॉस्पिटल में था, तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर जो हॉस्पिटल की फाइल है या जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या फिर जितना भी रिकॉर्ड होता है हॉस्पिटल का, वो सारा कुछ दिखाना पड़ता है। उसके अलावा अगर जैसे कोरोना था या जलजिला आ जाता है या सैलाब आ जाता है, ये वाली चीजें वो तो जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट हो गए हैं एक हिसाब के, कि अच्छा इस वजह से कोर्ट ही बंद है तो फिर अब इन लोगों ने कहाँ पे ही आना था। तो ये सफिशिएंट कॉज को ना आप लोगों ने अपनी प्रोपोजिशन के मुताबिक ही सोल्व करना होता है और बताना होता है कि ये क्या इस पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस में ये चीज सफिशिएंट कॉज के जुमरे में आती है या नहीं आती। लेकिन इसका जो टेस्ट होगा वो यही होगा कि वो इंसान के जो बस है ना उससे बाहर है चीज, और अगर तो ये इसके हाथ में है ऐसा होना, मसलन कोई डिले टैक्टिक्स कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो चीज सफिशिएंट कॉज में यूज नहीं होगी, अदरवाइज उसको समझा जाएगा। अच्छा, ये दो चीजों को आप 1 और 2 कंसीडर कर लें कि ये दो तरीके हो सकते हैं ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन देने के लिए, ठीक है। द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री एज अगेंस्ट हिम अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट्स पेमेंट इनटू कोर्ट और अदरवाइज एज इट थिंक्स फिट। और अगर किसी ने कोर्ट को ये कह प्रूव कर दिया कि सफिशिएंट कॉज की वजह से बंदा कोर्ट में नहीं आ सका था, या फिर उसके ऊपर समन्स ही ड्यूली सर्व नहीं हुए, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, वो अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिग्री का, और उसके साथ वो कॉस्ट का भी कह सकती है कि कॉस्ट आप पे करें, जिसकी पेमेंट या तो आपने कोर्ट में करनी है या जिस तरीके से कोर्ट डायरेक्ट करेगी उस तरीके से। और फिर कोर्ट एक एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और फिर एक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग करेगी फिक्स के आप फर्दर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आए और अपनी रिटर्न स्टेटमेंट लेके आए, ठीक है। provided that where the decree is of such nature that it cannot be set aside as against such defendant only, it may be set aside as against all or any of the other defendants also। अच्छा, ये चीज सिर्फ उस केस के लिए जहां पे एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स थे, और अब उस एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री गई हुई है। जैसे हम लोगों ने ऊपर रूल 11 में पढ़ा है ना कि अगर एक डिफेंडेंट एक से ज्यादा डिफेंडेंट नहीं आते, तो फिर उसके लिए जज साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर लिख देना है कि वो उस बंदे के मुताबिक के वो नहीं आ रहा। अब अगर उसी डिफेंडेंट ने रूल 11 के तहत आके कोर्ट में चैलेंज कर दिया 9/13 को, तो फिर अब क्या होगा, अब ये देखा जाएगा क्या पूरी की पूरी डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है या सिर्फ उसमें से एक डिफेंडेंट की हद तक की डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है, या दो डिफेंडेंट की हद तक इस डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है। यानी कि ये जो हम पढ़ते हैं ना सेवरेबिलिटी ऑफ द समथिंग, तो वो जो यानी कि किसी भी डिक्री को ऐसे अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो क्या जो कोर्ट में डिफेंडेंट 9/13 की एप्लीकेशन लेके आया है उसकी हद तक किसी, एक सेकंड रुकिएगा, उसकी हद तक क्या ये जो डिक्री है ये सेपरेट हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो हो सकती है तो वेल एंड गुड, अगर ये सेपरेट उस बंदे की हद तक नहीं हो सकती तो इन सब की डिक्री को वो एक्स पार्टे सॉरी इन सब की डिक्री को वो सेट असाइड कर देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट no decree passed ex parte shall be set aside merely on the ground of any irregularity in the service of summons, if the court is satisfied for the reason to be recorded that the defendant had knowledge of the date of hearing in sufficient time to appear on that day and answer the claim। अब वो फर्दर ये कह रहे हैं कि कोई भी डिक्री सिर्फ इसलिए एक्स पार्टे प्रोसीड नहीं कर दी जाएगी कि जो डिफेंडेंट है ना उसने ग्राउंड लिया कि ये इरेगुलरली सर्विस ऑफ समन हुई थी, और इसके लिए कोर्ट की सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है कि ये जो सर्विस ऑफ समन है गो कि ये इरेगुलर हुई है, लेकिन
वो जो डिफेंडेंट था उसको इस बात का नॉलेज था कि ये कोर्ट में आ सकता था, और उसके पास सफिशिएंट टाइम भी था कि वो कोर्ट में आता और अपना क्लेम का आंसर करता। ये किस चीज के लिए है? ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कोर्ट के अंदर या एक ही प्रीमिसेस की कोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि दो लोगों ने आपस में केसेस किए हुए होते हैं, ठीक है। अब एक बंदा, एक केस में एक प्लेंटिफ होता है और दूसरा डिफेंडेंट होता है, जबकि दूसरे केस में दूसरा बंदा जो होता है वो प्लेंटिफ होता है और पहला बंदा जो होता है वो डिफेंडेंट होता है। अब अगर ये पहले नंबर वाले केस में वो लोग नोटिस समन भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उसको ये पता है कि हम दोनों के दरमियान में ही केसेस चल रहे हैं, तो ये डिफेंडेंट प्लेंटिफ इनके दूसरे केस में भी तो समन नोटिस जाने हैं ना। तो पार्टीज क्या करती हैं, जानबूझ के एक केस में तो अपेयर होती रहती हैं लेकिन दूसरे केस में किसी ना किसी तरीके से अपेयर नहीं होती। एक केस में जो बंदा प्लेंटिफ होता है अगर वो दूसरे केस में डिफेंडेंट होगा तो वो बतौर डिफेंडेंट दूसरे केस में अपेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे ये डिफेंस सेट कर सकते थे अगर ये प्रोविजन ना होती कि मुझे तो नोटिस समन आई नहीं। तो अब क्योंकि ये लोग सेम पार्टीज हैं या फिर ये लोग सेम ही क्या उसका नाम लेते हैं प्रोविजंस में चल रहे हैं आपस में, सेम सॉरी प्रोविजन कह रही हूँ प्रीमिसेस में चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये लोग इस तरीके से डिफेंस नहीं ले सकते। अच्छा, इसकी एक प्रैक्टिकली मिसाल भी ऐसे है कि हमारा एक केस था हमारे सीनियर साहब का। तो उसमें क्या हुआ था कि तीन लोग थे, तीन बहन भाई थे। अब तीन बहन भाइयों ने ना कोई प्रॉपर्टी किसी आगे एक शख्स को बेची थी, लेकिन उनके एक भाई ने ना प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को भी बेची हुई थी। अब वो केस तो चल रहे थे इन सबके इकट्ठे इकट्ठे, लेकिन एक केस के अंदर वो लोग अपेयर हो रहे थे, जबकि जो बाकी केसेस थे ना उनमें वो अपेयर नहीं हो रहे थे। अब मसला यहाँ पे ये था कि कोर्ट्स सेम थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस ये था कि एक बंदे का जो कोर्ट था ना वो एपेलेट कोर्ट था और दूसरे बंदे के लिए वो ट्रायल कोर्ट था। अब वो लोग यहाँ पे ना समन नोटिस रिसीव नहीं कर रहे थे और आते भी नहीं थे। तो फिर इनको ना जज साहब ने उनके वकील साहब को बुलाया, वो तो खैर ना आए लेकिन उनका जो क्लर्क था ना वो आया था। फिर उसके ऊपर सर्व करवाए गए थे नोटिस, वो जज साहब के हुक्म से करवाए गए थे और फिर वो लोग ना कोर्ट में पेश हुए थे। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरीके से लोग करते हैं, जिनको इन प्रोविजंस का पता है वो लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर आप लोग को पता होगा आप भी इन लोगों का वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर अब जिस बंदे को ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के इसको अवॉइड कर रहा है इसकी ऊपर होने के लिए, सर्विस के लिए, तो वो बंदा इसका सही इस्तेमाल करेगा, और जब इसका सही इस्तेमाल करेगा तो फिर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग को सेट असाइड होने से बचा लेगा, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोविजन की वजह से। ठीक है, इसको आप लोग और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट यही था कि अगर कोई शख्स जो होता है वो जानबूझ के अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ समन्स का, और बाद में अगर कभी वो कोर्ट में आके ये प्ली ले लेता है कि इसको सेट असाइड किया जाए, तो कोर्ट ने ये खुद फिर सेटिस्फाई करना है कि क्या इसके पास टाइम था कि ये कोर्ट में आता और आंसर दे सकता, और ये टाइम क्यों था कि उस बंदे को नॉलेज भी था कि हाँ ये केस मेरे खिलाफ चल रहा है और इस तरीके से इसके नोटिस समन सर्व हो रहे हैं, लेकिन वो खुद ही इसको अवॉइड कर रहा है। तो अब इस केस में 9/13 की डिक्री जो है वो 9/13 की एप्लीकेशन के तहत वो जो डिक्री पास हुई है एक्स पार्टे, वो सेटिसाइड नहीं होगी। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 shall apply to applications under subsection सब रूल 1। तो जो 9/13 की एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर सेक्शन 5 भी हमारा लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेबल होगा। नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट अ नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी, जब तक किसी भी पार्टी को, ऑपोजिट पार्टी को कोई नोटिस ना दे दिया जाए।
नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी। ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देना लाजमी है, और जब तक किसी भी ऑपोजिट पार्टी को नोटिस ना दे दिया जाए तब तक ये सेट असाइड डिक्री नहीं किया जा सकता। नो डिक्री शैल बी सेट असाइड ऑन एनी सच एप्लीकेशन एज अफोरसेड अनलेस नोटिस देयरऑफ हैज बीन सर्व्ड ऑन द ऑपोजिट पार्टी। जब तक दूसरी पार्टी के ऊपर नोटिस ना सर्व कर दिए जाए तब तक ये एप्लीकेशन की बिना पे किसी भी डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जा सकता। और ये कॉमनली हर एक जो एप्लीकेशन होती है ना उसका प्रोसीजर भी यही होता है। जब कोर्ट में एक एप्लीकेशन आती है तो उसके नोटिस जो हैं वो दूसरी पार्टी को जाते हैं, दूसरी पार्टी आके उसका रिटर्न रिप्लाई जमा कोर्ट में करवाती है, फिर उनके आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स होने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है आया कि ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल है अभी या फिर नहीं। अगर तो वो मेंटेनेबल है एप्लीकेशन तो फिर वो उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करते हैं और उसके ऊपर एडजुडिकेट कर देते हैं फर्दर। लेकिन अगर वो मेंटेनेबल नहीं होगी तो फिर वो उस एप्लीकेशन को खारिज कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक एप्लीकेशन तो कोर्ट में आए लेकिन उसका नोटिस किसी दूसरी पार्टी को ना जाए। अच्छा, ये नोटिस का वर्ड जो है ना ये थोड़ा सा क्रूशियल है यहाँ पे बात हो रही है डिक्री यानी कि पास हो गई है, उसके बाद नोटिस 9/13 की एप्लीकेशन आई है। अब इसका तो स्पेसिफिकली नोटिस दूसरी पार्टी को भेजा ही जाएगा, और इसके अंदर जो नोटिस होगा वो एप्लीकांट यानी कि एप्लीकेशन देने की तरफ वाले की तरफ से होगा जो कि एक्स पार्टे प्रोसीड हो चुका है पिछली डिक्री के अंदर, ठीक है। और जो रिस्पोंडेंट होगा वो इसमें असल में प्लेंटिफ होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग मद्देनजर रखिएगा लिखते वक्त। अदरवाइज मुझे पता है आप सबको ये चीज पता है, लेकिन लिखते वक्त ना कभी कभी हमारे वर्ड्स थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा था, ये ऑर्डर 9 कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज मैं आप लोग को ना ये एक बार दिखा दूं सारे। कोई सवाल नहीं है किसी का? ठीक है। इसके अंदर ना फर्स्टली ये ऑर्डर पास किया जाता है जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर 5 के तहत नोटिस समन के लिए करती है ऑर्डर के। ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ना ये तो एक ये जब कोई प्लेंट कोर्ट में आती है, कोई दावा कोर्ट में आता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है, ये ऑर्डर तब पास किया जाता है। ये ऑर्डर है असल में नोटिस समन जारी करवाने के लिए। दावा हजार जदीद है, दर्ज रजिस्टर होवे मुलतवी होकर समन चस्पांदगी बना मुद्दाल है बाहस तलबाना बजरिया लिफाफा रजिस्ट्री एडी टीसीएस कुरियर सर्विस अखबार इश्तिहार रोजनामा सदाकत जारी होकर मिसल बतकरर 4/10/2021 को पेश हुए। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया, समन की चस्पांदगी के लिए भी ऑर्डर कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने तलबाना के जरिए आने के लिए लिफाफा रजिस्ट्री का भी कह दिया है डीटीसीएस यानी के, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया है कि कुरियर सर्विस के जरिए भी करवाएं। और उन्होंने कह दिया अखबार इश्तिहार, अखबार इश्तिहार कहाँ पे, रोजनामा सदाकत के अंदर। यानी कि जो हम लोगों ने ऑर्डर 5 में पढ़ा था ना सारा का सारा उसने सब्सटीट्यूटिव सर्विस को मिला दिया, सब कुछ कर दिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, 1 बाय 1 इन चीजों को देखना है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि ड्यूली सर्व्ड का मतलब क्या है। क्योंकि कल जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रही थी कि आप लोगों ने 5 ऑर्डर में देखना है, 5 ऑर्डर में देखना है, फिर मुझे याद आया शायद किसी ने वो ना देखा हो, तो उसके लिए ये चीजें मुश्किल हो सकती हैं। अच्छा, ये फर्द तलबाना है जो हमारे ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत किसी भी प्लेंटिफ ने कोर्ट में जमा करवाना होता है, ठीक है। और इसको फिल किया जाता है किस तरीके से, यहाँ पे अदालत का नाम होता है, यहाँ पे मुकदमा नंबर, यहाँ पे प्लेंटिफ का नाम, यहाँ पे डिफेंडेंट का नाम, यहाँ पे जो तारीख हाजिरी होती है उसके लिए, ये मतलब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है ना जब कोर्ट में उस बंदे ने आना है, यहाँ पे वो वाली डेट होती है। ये जिस तारीख को कोर्ट में पेश किया दाखिल करवाया जाता है कि मैं ये इसको दे रहा हूँ कोर्ट के अंदर, यहाँ पे वो तारीख होती है। इसके लिए किस गर्ज से दाखिल किया गया है, यहाँ पे उसका गर्ज लिखा जाता है। बराए तलबी मुद्दाल है, ठीक है। यानी कि एक डिफेंडेंट को बुलवाना है तो मुद्दाल है, अगर एक से ज्यादा है तो मुद्दाल है हान। यहाँ पे किसने दाखिल किया, यहाँ पे लिखते हैं मुदई बजरिया कौंसल और नीचे उसके सिग्नेचर कर लेते हैं। यहाँ पे तादाद,
तादाद का ये मतलब है कि कितने डिफेंडेंट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारा एक डिफेंडेंट है तो यहाँ पे एक का वर्ड लिख देंगे, या एक से ज्यादा है, फर्ज करें 20 है तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, अगर 30 है तो 30 लिख देंगे। और जितने ये डिफेंडेंट्स है ना उसके हिसाब से हम लोगों ने 1 रुपए की फीस, कोर्ट फीस लगानी है। लेकिन रेगुलरली हम 2 रुपए की कोर्ट फीस लगा देते हैं, क्योंकि 2 रुपए की कोर्ट फीस ज्यादातर डिफेंडेंट एक ही होता है, तो एक डिफेंडेंट के हिसाब से लगाते हैं तो 2 रुपए लगा लेते हैं, अदरवाइज बाकियों का ना वो गिन के लगा लेते हैं। और कोर्ट फीस अभी मिलती भी 2 रुपए की ही है। तो ये कोर्ट फीस है। यहाँ पे ना ये थोड़ी सी हुई है खराब, वो आपको नजर नहीं आ रही लाइट की वजह से। ये इसका इतना इतना हिस्सा है, ये वाला, ये नीचे पीछे बैकग्राउंड है, उसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे कटिंग होती है इसकी, यहाँ पे वो लोग नाम लिख लेते हैं और यहाँ पे डेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली हम लोग इस तरीके से ही, कैंसलेशन इसको बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में, कैंसलेशन करके फिर ही नेक्स्ट कोर्ट में जमा करवाया जाता है। जिसकी ये कोर्ट फीस कैंसिल नहीं होती उसको वो लोग फिर कहते हैं कि मैडम इसको कैंसिल करके लाएं, या सर इसको कैंसिल करके लाएं। ये नोटिस है, और ये नोटिस के पीछे बैक साइड पे उसकी लगने वाली है रिपोर्ट, ठीक है। और ये नोटिस है, ये एक है और ये दूसरा है। जब ये किसी भी डिफेंडेंट के पास जाता है ना, नोटिस सॉरी रिस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं, तो ये जब जाते हैं इनके पास तो ये तो उस बंदे के हैंड ओवर कर दिया जाता है। लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट होती है, ये जो दूसरा होता है ना नोटिस, उसकी बैक साइड पे बनाई जाती है, ठीक है। और अगर किसी कोर्ट में ये आ गई है वापिस, इसका मतलब है ये ड्यूली सर्व हो चुकी है। और इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो प्रोसेस सर्वर होता है उसका नाम वगैरह होता है, और उसका थोड़ा सा एफिडेविट होता है कि मैंने, अगर उसने सर्व करवा लिया तो मैंने इसको सर्व करवा लिया, ठीक है। अदरवाइज आप लोग रेगुलरली पढ़ते ही हैं। और ये जो मोहर है ना, ये मोहर इनकी प्रोसेस सर्विंग एजेंसी की तरफ से लगाई जाती है, ठीक है। और ये उनकी अपनी ही है कि तमील कुनंदा का नाम, यानी कि जो प्रोसेस सर्वर गया उसका नाम, फिर तारीख अंदराज है नायब नाजिर का नाम, और ये फिर उन्होंने बताया हुआ कि कब तक आई है। और उसके अलावा अंदराज नंबर का ये मतलब है जो उनका पर्टिकुलर रजिस्टर है प्रोसेस सर्वर्स का, उन्होंने अपने रजिस्टर में एंट्री भी तो करनी होती है ना कि किस केस का आया किसका नहीं, तो ये उस हवाले से है। ये कोर्ट की मोहर लगी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी सेम ऐसे ही है कि ये वाला हिस्सा नोटिस है, और इस नोटिस के बाद इसकी ये वाली रिपोर्ट है, ठीक है। अगर आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स रह गए हैं। उसके बाद ये एक और है, ये चस्पांदगी के लिए नोटिस था, और ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ये उसकी रिपोर्ट नहीं है, ये सेपरेट रिपोर्ट है। बस ये चस्पांदगी का मैंने वर्ड यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जजेस कहते हैं कि इसकी चस्पांदगी भी करवाएं, तो फिर वो जिसकी चस्पांदगी करवानी होती है ना उसके ऊपर वो लिख देते हैं नोटिस के ऊपर ये हाथ से ही कि ये ना चस्पांदगी के लिए, ताकि वो उनको वहां पे कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज ये होते सेम ही है सारे। ये एक रिपोर्ट आई है कि इसमें उसका पता नहीं था, जो डिफेंडेंट था ना उसका पता नहीं था। ये अदम तामील का मतलब है कि ये तामील नहीं हो सका। उसके अलावा ये है एडीटीसीएस की रिपोर्ट्स, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पहले देखी हुई है। उसके अलावा ये अखबार इश्तिहार है। अब ये भी अखबार इश्तिहार है, इसको कहते हैं अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, ये पोस्टल सर्टिफिकेट, और ये अखबार इसका रेलिवेंट इश्तिहार लगा हुआ है, ठीक है। ये पोस्टल सर्विस के ऊपर भी लगा होता है और यहाँ पे भी। जब ये सारे मिलके कोर्ट में आ जाएंगे तो इसको समझा जाएगा ड्यूली सर्व है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज जो है वो कोर्ट में नहीं आई, ठीक है, तो वो ड्यूली सर्व नहीं समझी जाएगी। यहाँ तक मुझे बताइएगा, ये लास्ट मिनट है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैडम आवाज रही है। नोटिस चस्पानगी जो है ये ज्यादातर एग्जीक्यूशन में नहीं आता। नहीं नहीं सर, ये प्रोसेस का हिस्सा है, एग्जीक्यूशन में नहीं आता ये सारे। जब नोटिस सर्व होते हैं ना तब ये चस्पांदगी भी एक उसका प्रोसीजर है सर्विस होने अच्छा का। सम्मन्स, ठीक है। यहाँ पे सम्मन का वर्ड भी आ सकता है, मतलब ये नोटिस मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, लेकिन ऑर्डर 5 में सारे के सारे सम्मन्स की बात हो रही है, ठीक है। सम्मन्स का भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। ठीक हो।